चलिए चलिए करते हैं अब क्लास स्टार्ट अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो ये है हमारी क्लास मार्जिनल कॉस्टिंग की पहली क्लास, फर्स्ट क्लास है हमारी ये। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो है आपकी 10 to 15 मार्क्स। और इस बार के पेपर में आया था आपका नवंबर 2020 में, ये आया था 5 मार्क्स का। तो इसकी टोटल वेटेज देखे जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मार्क्स का ये हमेशा पूछा जाता है। इस बार से 5 मार्क्स का पूछा गया था, तो हो सकता है जनवरी में Jan 21 या मई 21 में ये दोबारा से 10 से 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये होगी मार्जिनल कॉस्टिंग की वेटेज और ये क्लास नंबर फर्स्ट है हमारी। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो टोटल 3 पार्ट्स में हम मार्जिनल कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिस तरह मैं करा रहा हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग। और थर्ड बच जाता है आपका मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और वेटेज है इसकी 10 से 15 मार्क्स। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम 3 टॉपिक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, एक डिसीजन मेकिंग और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जब भी आप रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर, तो सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़नी होगी जो कि सबसे ज्यादा इजी है और इसकी जो वेटेज है वो है 5 से 10 मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन आ गया, सबसे इजी क्वेश्चन पड़ता है मार्जिनल कॉस्टिंग का। फिर ये आता है, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का है और इसकी वेटेज भी 5 से 10 मार्क्स की है, या ये भी कह सकते हैं 10 से 15 मार्क्स की वेटेज है इसकी भी। अगर मान लो इसमें से क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स का इसमें से आएगा, 5 मार्क्स का इसमें से आएगा। अगर सिर्फ इसी में से आया तो टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। इसकी वेटेज की बात की जाए तो ये अभी तक पूछा नहीं गया है किसी भी एग्जाम में, लेकिन फिर भी इंटर लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्यों आईपीसी लेवल में अभी तक इससे एक भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर इंटर लेवल में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 टॉपिक्स में हम बांट सकते हैं, ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा मीडियम है और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मीडियम लेवल। ठीक है, तो ये नोट कर लो, एक सेकेंड। हाँ, क्या करते हैं, 3 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं इसको, मार्जिनल कॉस्टिंग को। एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा डिसीजन मेकिंग, तीसरा मार्जिन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। मैं सब हाँ हाँ, तो क्या होगा उसको लास्ट में कर देंगे। पहले अगर ये वाला आ गया और ये वाला आ गया तो ये फिर इजी हो जाएगा। थर्ड वाला लिखा है मार्जिन वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तभी मेरा चैप्टर अच्छे से, हाँ तो क्योंकि भाई तो पहले डायरेक्टली ये चीजें पढ़ लेता है, जबकि तुझे ये वाली चीजें पढ़नी चाहिए। इसमें क्या है, सारे तेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर हम पहले यही खत्म करें अच्छे से तो उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर जब थोड़ा सा मीडियम लेवल पे जाएंगे तो इसमें और ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये टॉपिक कुछ भी नहीं बचेगा। ये क्या है, ये है स्टेटमेंट बनानी होती है इसमें बस। तो स्टेटमेंट बेस है, आपका स्टेटमेंट आ गए तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, फॉर्मूले लगाने होते हैं, इसमें भी फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा ना मैथमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें
मैथ्स वाला दिमाग भी लगाना होगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग भी लगाना होता है। प्रॉब्लम ये आती है फर्स्ट क्लास में। ये फर्स्ट क्लास है मार्जिन कॉस्टिंग, फर्स्ट क्लास है, मैं बताया ना पहले ही, लेक्चर नंबर फर्स्ट है मार्जिन कॉस्टिंग का। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, बाद में नोट कर लेना लेक्चर को दोबारा देख के। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जिससे हमारा मार्जिन कॉस्टिंग में इंटरेस्ट बढ़े और साथ में मार्जिन कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास से, क्या तो रहो। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस टॉपिक्स। इस टॉपिक के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों को पता नहीं होता वो है मार्जिनल का मीनिंग। किसका मीनिंग? मार्जिनल का। तो आपको सबसे पहले लिखना है फर्स्ट पॉइंट में कि मार्जिनल का मीनिंग क्या है। तो मार्जिनल का मीनिंग है, आपने अपनी क्लास 11th या 12th में जरूर पढ़ा होगा कि मार्जिनल का मतलब है इन वन एडिशन। इन वन एडिशन। तो मार्जिनल का मीनिंग क्या है? इन वन एडिशन। ठीक है, तो मार्जिन का मीनिंग क्या बताया मैंने? इन वन एडिशन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। इसके बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है इन वन यूनिट एडिशन कॉस्ट। मतलब मार्जिन का मतलब हो गया वन एडिशन, और मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब हो गया, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया कि वन यूनिट एडिशन जो की उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। एक सेकेंड, हाँ हाँ, लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है। मतलब क्या हो गया? इन वन एडिशन, इन वन यूनिट एडिशन की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं वो है, दो पॉइंट नोट हो गए, तो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं हम, इसे नोट कर लो। मार्जिनल का मतलब है इन वन एडिशन, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है इन वन यूनिट एडिशन जो की उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो पहले दो पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, सबने नोट कर लिया तो हम इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा मार्जिन का मतलब क्या है और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। अब थर्ड पॉइंट जो आते हैं वो है व्हाट यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग।
अभी जो हमने पढ़ा था ना सेकंड पॉइंट में, वो था मार्जिनल कॉस्ट, और अब थर्ड पॉइंट में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग है इन वन यूनिट एडिशन, इन वन यूनिट एडिशन, इन वन यूनिट एडिशन, इन वन यूनिट एडिशन, उसकी जो कॉस्ट लगेगी, उस पे जो कॉस्ट लगेगी उसे तो कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन ये कॉस्ट जो हमें एक एडिशन ज्यादा करने से, हम एक यूनिट एडिशन, जिसे यहाँ लिख देते हैं वन यूनिट एडिशन प्रोड्यूस करने पे, प्रोड्यूस करने पे या सेल्स करने पे, सेल्स भी लिख सकते हैं। अगर हमने इन वन यूनिट एडिशन जो कॉस्ट लगी, जिसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट हमें इंकर्ड करनी है या नहीं, इंकर्ड करनी है या नहीं, उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, जो हम वन एडिशन लगाएंगे, वन यूनिट की एडिशन लगाएंगे, चाहे प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे सेल्स कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसमें हम एक यूनिट एडिशन लगाएंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी उसे तो कहा जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन ये कॉस्ट हम इंकर करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करेगा या ये डिसीजन लिया जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, तो आप ये बताना भैया, जो हम एक एक्स्ट्रा यूनिट एडिशन लगाते हैं, चाहे प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे सेल्स करने के लिए, चाहे किसी भी रीजन के कारण, उस पर जो कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, उसका डिसीजन लिया जाता है मार्जिन कॉस्टिंग में। तो मार्जिन कॉस्टिंग का एक और नाम क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग। तो मार्जिन कॉस्टिंग क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग इन वन यूनिट एडिशन कॉस्ट। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बजट कॉस्टिंग के सिर्फ 2 क्लास लिए, लेकिन उस क्लास में मैंने बताया था बजट का मतलब होता है प्लानिंग। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग। आपने एक प्लान किया कि हमें आने वाले टाइम पे 2 लाख की सेल्स करनी है, किसकी, आईटीसी नोटबुक्स की। अब उस पे जो खर्चा होगा, अब वो खर्चा होगा, तो उस खर्चा होगा, तो उसमें कौन कौन से खर्चे होंगे, उस पर जो डिसीजन लिया जाता है, वो लिया जाता है डिसीजन मेकिंग, मतलब मार्जिन कॉस्टिंग में। तो मार्जिन कॉस्टिंग क्या एक टेक्निक है, मार्जिन कॉस्टिंग इज ए टेक्निक वेयर वी टेक डिसीजन इन वन यूनिट एडिशन ऑफ कॉस्ट। चाहे वन यूनिट एडिशन की कॉस्ट हो, या हमारा जो बजट में जो हमने प्लानिंग किया उसके रिगार्डिंग कोई आपको डिसीजन लेना हो, तो वो सब हमें बताया जाता है, हम वो करते हो क्या, करते हो जो है मार्जिन कॉस्टिंग में। तो मार्जिन कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक। मार्जिन कॉस्ट क्या है, एक टेक्निक है जो कि हमें डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। बजट में बनाया हमने प्लानिंग, और डिसीजन लेंगे हम मार्जिन कॉस्टिंग में, चाहे वो वन यूनिट एडिशन की कॉस्ट हो, चाहे और कोई भी कॉस्ट हो। ठीक है, तो मार्जिन कॉस्टिंग का मतलब होगा डिसीजन मेकिंग। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि मार्जिन कॉस्टिंग एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग तो यही है, इन वन एडिशन कॉस्ट जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मार्जिन कॉस्टिंग में लिया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग। तो यहाँ लिखो इन वन एडिशन कॉस्ट, उसे पे इनकम करेंगे या नहीं करेंगे, इसका डिसीजन लिया जाता है मार्जिन कॉस्टिंग में, या जो डिसीजन लिया जाता है उसे कहा जाता है मार्जिन कॉस्टिंग। तो मार्जिन कॉस्टिंग क्या होगी? टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया मार्जिन कॉस्टिंग का मीनिंग, जो कि है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग लेना है, आपको डिसाइड करना है कि भैया हमें एक वन यूनिट एडिशन करनी है या नहीं करनी है, या हमें खर्चे करने हैं या नहीं करने, या कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उस पे जो डिपेंड करता है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो डिसीजन मेकिंग है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, वो डिपेंड करता है आपके, वो डिपेंड्स करता है किस पे? तीन फैक्टर्स पे, थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? सी, वी, टी, एनालाइज या एनालिस, किस किस पे? सी, वी, पी। सी का मतलब होता है कॉस्ट, ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो सेल्स, और पी का मतलब होता है प्रॉफिट। तो जब भी डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, वो डिपेंड्स करता है, वो डिपेंड्स करता है किस पे? थ्री फैक्टर्स पे। तो कौन कौन से फैक्टर है वो? कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट। ठीक है, अब आप पूछोगे कि वॉल्यूम को बीच में क्यों डाला? देखिए, सबसे पहले जो आप बजट में जो प्लानिंग करते हैं वो प्रोडक्शन की या सेल्स यूनिट की करते हैं, ना कि कॉस्ट की, ना प्रॉफिट की। क्यों? सेल्स होगी, ये मैं इसमें आंसर देता हूं, अगर सेल्स होगी तभी तो प्रॉफिट होगा, और जब सेल्स प्रॉफिट देगा तो सेल्स पे जो खर्चे होंगे, जब सेल्स होगी तभी तो खर्चे होंगे। ये तो है नहीं कि आपने खर्चे कर दिया आपको प्रॉफिट और सेल्स हो जाएगा। पहले आप सेल्स का सोचते हैं, जब आप सेल्स सोच लेते हैं तो आप ये भी सोचते हैं हमें इतना प्रॉफिट होगा, और इतना प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट भी इंकर करनी होगी। तो सबसे पहले क्या सोचा जाता है? सेल्स। तो सेल्स क्या है? सेल्स प्रॉफिट का भी एक फैक्टर है और कॉस्ट का भी एक फैक्टर है। ये इधर एरो बना देता हूँ, इधर इधर। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कॉस्ट भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं सेल्स पे ही सब कुछ टिका रहता है इन डिसीजन मेकिंग। कि भैया इतनी सेल्स होगी, मान लो हमने सोचा 2 लाख यूनिट की सेल्स करेंगे, अब 2 लाख की यूनिट सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट हमें मान लो 10,000 का होगा। अब 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कम से कम 1,90,000 का खर्चा करेंगे। सॉरी, ये कॉस्ट है, कॉस्ट 1,90,000 का खर्चा करेंगे। अब 1,90,000 प्लस 10,000 क्या हो जाएगा? सेल्स आ जाएगी। कितनी? 2 लाख की। 2 लाख की सेल्स सोची हमने, जब 2 लाख की सेल्स करेंगे तो 1,90,000 का, ये मिटा देता हूँ, ये है कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट। तो सेल्स हमें कमानी है 2 लाख की, तो उसके लिए खर्चा करना होगा 1,90,000, और उसका प्रॉफिट मिलेगा 10,000, तो सेल्स हो जाएगी 2 लाख। अब कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेगी। आपके मन में डाउट आएगा क्यों? अगर ये 2 लाख हो जाएगा तो 10,000 प्रॉफिट तो कमाना ही है हमें कैसे भी। 2 लाख का 2,10,000 हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट मैंने बताया था आपको बजट कॉस्टिंग में भी, कॉस्ट में एक तो फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या होता है? एक फिक्स कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो कभी भी डिसीजन लिया जाता है तो सेल्स को बेस बना के लिया जाता है, लेकिन जो डिसीजन को इफेक्ट जो करता है, हमने डिसीजन ले लिया किस बेस पे? सेल्स के बेस पे,
कितनी सेल्स करनी है हमें, ये हमारा टारगेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट करनी होगी। लेकिन 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 सेल्स को जो इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करता है, या डिसीजन को या डिसीजन को जो इफेक्ट करता है, आप ये भी कह सकते हो सेल्स या और डिसीजन को जो इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करता है वेरिएबल कॉस्ट। आप पूछेंगे वेरिएबल कॉस्ट क्यों? तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इसलिए नहीं भैया, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, चाहे 1 रुपए की सेल्स करो, चाहे 2 रुपए की सेल्स करो, चाहे 1 करोड़ की सेल्स करो, चाहे 10 करोड़ की सेल्स करो, फिक्स तो फिक्स ही रहेगी। लेकिन चेंजेस कहाँ आएंगे? चेंजेस आएंगे वेरिएबल कॉस्ट में। अगर हमने डिसीजन ले लिया कि हमें 2 लाख की सेल्स करनी है और हमें प्रॉफिट भी ज्यादा कमाना है, 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट कमाना है, तो भैया अपनी वेरिएबल कॉस्ट पे हमें कंट्रोल करना होगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट पे कंट्रोल हो गया तो हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। मोर प्रॉफिट अर्न मोर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो कभी भी डिसीजन को इफेक्ट करता है वो कौन करता है? वेरिएबल कॉस्ट ही करता है, ना कि फिक्स कॉस्ट करता है। ठीक है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को रिलेवेंट कॉस्ट भी कहा जाता है, रिलेवेंट कॉस्ट भी कहते हैं, या इसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। आप पूछेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्यों, तो मैं इसके टेक्निकल वे में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इजी वे में बताऊंगा। टेक्निकल वे आपने 11th-12th में पढ़ लिया होगा, लेकिन हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है, इन वन यूनिट एडिशन, और उस एडिशन पे जो कॉस्ट होती है उस पर जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। वेरिएबल कॉस्ट ही कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्ट होता है। क्यों? हमें अब सिर्फ 2 लाख से 2,10,000 पे जाना है, या 2,20,000 पे जाना है, या 3 लाख पे जाना है, 4 लाख पे जाना है, तो कहीं ना कहीं हमने एक एडिशन, एक 1 यूनिट की एडिशन हमने, मतलब हमने एक फर्दर स्टेप लिया, तो उस फर्दर स्टेप को कहीं ना कहीं मार्जिन कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और डिसीजन को जो इफेक्ट करता है कौन करता है? मार्जिन कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो गए आपके खत्म कॉन्सेप्ट। अब आपके बचता है हाँ, अब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या था? इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट करूंगा तो उसमें भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, उसको भी आपको समझते चलना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको जो बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, वो बताया था कि हम पहले पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो आपका आधा मार्जिन कॉस्टिंग तो खत्म हो गया। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? लेट्स सपोज कि आईटीसी लिमिटेड ने 2 प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट बनाया एक्स और एक बनाया वाई, एक बनाया वाई। तो एक्स को ले लो नोटबुक, और वाई को ले लो तुम चिप्स। चिप्स, ठीक है। अब 2 प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, यहाँ पे लिख दो पर्टिकुलर। तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो? सबसे पहले आप सोचते हो कि हमें भैया इतनी की सेल्स करनी है, इतनी यूनिट की सेल्स करनी है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे क्रॉस कर दो ऐसे, इतनी की सेल्स करनी है, और सेल्स किसमें? रुपीज का मान लो, यूनिट भी लिख सकता है लेकिन हमने अभी रुपीज का माना है। अब सेल्स हुई तो उसमें कुछ कॉस्ट भी होगी, तो सेल्स में से अगर कॉस्ट जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा प्रॉफिट। ठीक है, अभी आपको लिखना नहीं है, जब बोलूंगा तब लिखना है। अब यहाँ कॉस्ट तो बता दिया, लेकिन अभी आप मैंने आपको क्या बताया था
कि कॉस्ट में क्या क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो ये पूरा इनकम स्टेटमेंट तो हुआ नहीं, तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा आपको। तो सेल्स है, सेल्स में सबसे पहले कौन सा कॉस्ट माइनस होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग में कौन सा कॉस्ट इफेक्ट करता है, वो करता है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही आपने अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, ये भी होगा रुपीज में, जैसे ही आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कंट्रीब्यूशन। अब आप पूछेंगे कंट्रीब्यूशन क्यों आया, तो मैंने आपको बताया भाई 2 लाख की सेल्स करनी है, 1,70,000 कम नहीं, 1,50,000 का मान लो वेरिएबल कॉस्ट होगा। भैया कितना कंट्रीब्यूट किया सेल्स ने हमें, 50,000 का। क्यों, भैया इसके बाद जो माइनस होगा वो तो फिक्स कॉस्ट होगा, वो तो फिक्स कॉस्ट होगा, तो फिक्स कॉस्ट होगा रुपीज में भी, तो फिक्स कॉस्ट होगा, तो फिक्स कॉस्ट तो कोई फैक्टर नहीं डालता डिसीजन में, फिर आएगा प्रॉफिट। तो जब भी आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। इस कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है दे हैव कंट्रीब्यूट, दे हैव कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एक्चुअल में कंट्रीब्यूट किसने किया, सेल्स में से वैल्यूएबल कॉस्ट है, जो भी अमाउंट रहेगा इसने ही तो कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि ये तो खर्चा फिक्स है, ये खर्चा तो फिक्स है, ये खर्चा तो फिक्स है, ये खर्चा तो फिक्स है, तो ये तो कभी कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। तो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जो सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जो भी अमाउंट है वही वही ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कंट्रीब्यूशन। सही बताया। कंट्रीब्यूशन इसका मतलब ये भी होता है कि भैया कौन कितने रुपए का खर्चा सेल्स ने कंज्यूम नहीं किया। तो सेल्स ने 50,000 रुपए का खर्चा कंज्यूम नहीं किया और ये 50,000 में जाकर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स। क्यों, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं सेल्स के बारे में, उसके बाद क्या आएगा कॉस्ट। ये कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो आंसर है कंट्रीब्यूशन। एक सेकेंड, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये आ गया मैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट को हमने कर दिया माइनस। तो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये याद रखेंगे कि भैया पहले आएगी सेल्स, फिर माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपका आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, आएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब हर एक पॉइंट पे हम अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे ताकि आपको ये अच्छे से पूरा इनकम स्टेटमेंट समझ में आ जाए। जब ये समझ में आ जाएगा तो जो मेन फॉर्मूले है उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर बढ़ते। अब देखिए उधर तो जगह नहीं, इधर लिख देता हूं मैं, टोटल। अभी टोटल किसका है, x प्लस वाई का। देखिए x प्लस वाई का जो खर्चा होगा, मतलब x प्लस वाई का जो सेल्स होगा वो यहां लिखेंगे, फिर माइनस इन दोनों का खर्चा, इन दोनों का खर्चा जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर आपके पास बचेगा क्या, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन यहां लिख देंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट कभी भी अगर दो प्रोडक्ट हो तो कभी भी ऐसे करके नहीं लिखेंगे। क्यों,
क्योंकि हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होता है, चाहे 1 रुपए का भी खर्च, मतलब 1 रुपए की सेल्स हो या ना हो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है। तो वो कभी भी एक्स और वाई में कभी भी डिवाइड इक्वली नहीं कर पाएंगे जब तक क्वेश्चन में ना बोले। फिक्स कॉस्ट को कभी भी यहाँ डैश लिखते हैं और टोटल का अमाउंट जो भी फिक्स कॉस्ट आएगा वो माइनस कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट बोल रखा है कि भैया यहाँ पे 20,000 का लगेगा और यहाँ पे 20,000 का लगेगा, तो ठीक है। अगर नहीं बोल रखा है तो कंट्रीब्यूशन लगेंगे, इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो भी टोटल अमाउंट है, फिर आपका आ जाएगा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ तो हमें पता चल गया कि भैया एक्स कितना कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन में और भाई कितना कंट्रीब्यूट करता है, और इसमें बता दें कि इन दोनों ने मिलकर हमें कितना प्रॉफिट दिया। तो बताया ना, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। तो ये हो गया एक और बात तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और क्या ठीक है। ये मिटा देते हैं। एक बात याद रखना प्रॉफिट की बात, ठीक है। प्रॉफिट के जो अलग अलग नाम है जो आपको दे सकता है क्वेश्चन में, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आप पूछेंगे से ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहा जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है, आपने काम करके, आपने एक सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है आपने काम करके, अपने ऑपरेशन करके, मतलब ये आपने यहाँ पे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला नहीं, काम करने वाला ऑपरेशन या ऑपरेट किया, आपने काम किया, आपने काम किया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट एक काम ही तो है। तो इन काम करने की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को या प्रॉफिट को ई बी आई टी भी कहा जाता है। ईबीआई का मतलब क्या है, अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट रेट। अब क्यों कहा जाता है, देखिए अभी ना आपने कोई टैक्स पे किया, रेट का मतलब क्या होता है, टैक्स। आपने टैक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रेट का मतलब क्या होता है, टैक्स रेट। ना ही अभी आपने कोई टैक्स दिया, क्यों, प्रॉफिट कमाने का बताया था ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन, 5 हेड, थर्ड वाला हेड हमारा, जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उस पर टैक्स देना होता है। ना ही अभी आपने रेट दिया, टैक्स दिया। और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो आपको लोन लेना पड़ता है, मतलब डेप्ट लेना पड़ता है, तो उस डेप्ट पे जो भी लोन का इंटरेस्ट होता है वो भी अभी आपने पे नहीं किया। इसलिए इसे कहा जाता है कि आपकी अर्निंग है किससे पहले, इंटरेस्ट एंड रेट से पहले, तो इसलिए इसको ईबीआईटी भी कहा जाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ईबीआईटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे हमने प्रॉफिट वाली बात भी खत्म कर दी। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो बता ही दिया कि हमेशा फिक्स रहेगा। अब आता है वेरिएबल सेल्स और वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, सेल्स और वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अगर सेल्स बढ़ेगी, अगर सेल्स बढ़ेगी, मतलब अगर सेल्स बढ़ेगी, भाई सिंपल सी बात है, आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट या जो मार्जिनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, वो ऑब्वियसली सी बात है वो भी बढ़ेगी। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, लेकिन
अगर सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। अब क्यों? अब इसका मतलब रीजन बताते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन अब मेन खेल क्या होता है डिसीजन मेकिंग का, यार सेल्स बढ़ रही है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल्स बढ़ी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, तो हो सकता है हमारा प्रॉफिट भी तो कम होगा, ये प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा भी हो। एक हम्म तो कभी भी याद रखना कि सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि सेल्स बढ़ गई लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, अगर कुछ भी ना बोले तो भैया सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसका एक और रीजन ये है कि सेल्स किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट पे, और वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्चा भी निकलता है किस पे भी निकलेगा, आउटपुट पे। तो हमने मान लो 40,000 की आउटपुट सेल्स की, तो 40,000 पे हमने खर्चा लगाया कि हमें 20 रुपए में सेल्स करेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है आउटपुट के बेसिस पे होता है। तो वेरिएबल है 40,000, ये 18, अगर आउटपुट बढ़ेगी सेल्स की तो ये भी बढ़ेगी, तो साथ में कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखना कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है रिलेशन, रिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप वेरिएबल कॉस्ट पे कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा देंगे। अगर क्वेश्चन में बोलते कि भाई सेल्स बढ़ी है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगे। ये खत्म हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसका एक समरी आपको माइंड में छप जाए। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि भैया इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, फिर आता है प्रॉफिट। बात खत्म, हो ही खत्म। प्रॉफिट को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी भी कहते हैं। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, अगर दो प्रोडक्ट हो एक्स और वाई, अगर उसके दोनों के अलग अलग अमाउंट दे रखे तो फिक्स कॉस्ट को अलग 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 करके दिखाएंगे, अगर ना बोल रखा हो तो इन दोनों का टोटल माइनस हो जाता है इसके टोटल से, तो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा, फिर आपका अलग अलग प्रॉफिट नहीं आएगा। तभी हमने कंट्रीब्यूशन निकाला कि भैया एक्स कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी आईटीसी कंपनी में, और वाई यानी चिप्स कितना कंट्रीब्यूट करता है आईटीसी कंपनी में, इसलिए कंट्रीब्यूशन पहले आता है। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन, और सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म। अब फर्स्ट पार्ट के जो भी फॉर्मूले हैं वो करने जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला बनता है इस चैप्टर का, जो कि आपके अब ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भैया इस चैप्टर का फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है पीवीआर निकालो, पीवीआर बोलो तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको मैं ना थोड़ा सा क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, फिर आपको फॉर्मूले भी सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। एक सेकंड, इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख दी इनकम स्टेटमेंट। पहले क्या था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आता है आपके पास कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं सब समझ जाना, फिक्स कॉस्ट, फिर आता है प्रॉफिट। ठीक है, अब जो आपका पहला फॉर्मूला बनता है वो है क्या बनता है, प्रॉफिट पीवीआर रेशियो, पीवीआर रेशियो। तो पीवीआर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब आपके मन में क्या आएगा, आपके मन में आएगा फॉर्मूला देख के क्या आएगा कि भैया प्रॉफिट का और वॉल्यूम का, मतलब प्रॉफिट का और वॉल्यूम का, प्रॉफिट का और वॉल्यूम का रेशियो निकालो। पर नहीं, मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट पहले कि सेल्स या डिसीजन मेकिंग इस पर डिपेंड करती है,
डिसीजन मेकिंग करती है आपके वेरिएबल कॉस्ट पे, ना कि फिक्स कॉस्ट पे। ठीक है, अब आपको निकालना है आपका एक्चुअल क्या है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या बताता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कंट्रीब्यूशन क्या बताता है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस पे कहां पे, आईटीसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पे कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये बताता है कंट्रीब्यूशन। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कौन बताएगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताएगा आपका कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनता है पीवीआर का वो बनता है कंट्रीब्यूशन अब इसके नीचे क्या आएगा, सेल्स। आप पूछेंगे सेल्स क्यों है, अभी आपको रेशियो का मतलब तो पता ही होगा, दो दो डिजिट मतलब दो अंकों के बीच का रेशियो क्या होता है, मतलब दो चीजों को आप जब डिवाइड करते हैं तो उसका रेशियो निकलता है, या दो लोगों के जब दो लोगों के रिलेशन से बैठाना हो तो रेशियो निकालते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट का वॉल्यूम के साथ आपको रेशियो निकालना है। तो भैया सेल्स मतलब वॉल्यूम किस पर डिपेंड करती है, सेल्स तो भैया वेरिएबल कॉस्ट के डिसीजन मेकिंग करती है। तो हमें तो निकालना एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यहां से निकलेगा नहीं, कहां से निकलेगा, आपके इस वाले पार्ट से निकलेगा। इसलिए सबसे बढ़िया लिखते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये हो गया ए फॉर्मूला। जब भी इसका आंसर आएगा वो आएगा आपके परसेंटेज में। अब इसका बी फॉर्मूला देखो, यहां तो हो गई एक प्रोडक्ट की बात। अगर अभी जस्ट पहले मैंने क्या बताया था, दो प्रोडक्ट के बीच में बताया था, अगर दो प्रोडक्ट हो एक्स और वाई, एक्स यानी नोटबुक वाई यानी चिप्स, अगर दो प्रोडक्ट के बीच में हमें निकालना हो क्या पीवीआर रेशियो, तो बस फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला फॉर्मूला तो ये रहेगा सी अपॉन एस इंटू 100। लेकिन दो प्रोडक्ट के बीच में निकाल रहा हूं तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ये कौन सा फॉर्मूला होता है चेंज का, तो यहाँ पे भी चेंज लगा दो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। लेट्स सपोज यहाँ पे ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो मान लो यहाँ आ गया कंट्रीब्यूशन, यहाँ आ गया सेल्स। तो इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब y माइनस एक्स किसका अमाउंट कंट्रीब्यूशन का, और शेष भी y माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आ जाएगा पीवीआर रेशियो इन केस ऑफ टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बात भी खत्म हो गई आपकी। अगर मान लो लेट्स सपोज, अगर मान लो क्या हुआ, अगर मान लो आपके पास किसी कारणवश आपका कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाता, क्या नहीं आ पाता, एक फॉर्मूले, हाँ, लेट्स सपोज कि आपका क्या नहीं आ पाता, कंट्रीब्यूशन हम नहीं निकाल पाते, या क्वेश्चन में ऐसा देखा कि भैया कंट्रीब्यूशन निकाल ही नहीं सकते किसी भी कारणवश। अब कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर अब मैं बोलूं इस स्टेटमेंट से आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या ऐसे भी तो कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा दो फॉर्मूले इस इनकम स्टेटमेंट से। तीन चार फॉर्मूले और सोचते हैं, लेकिन अभी दो फॉर्मूले आपको सीखने, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, नहीं तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पाते हैं, क्या नहीं निकाल पाते, कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाते, तो भाई इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो उसी फॉर्मूले पे चले जाओ जो आपके माइंड में आ रहा था। इस फॉर्मूले को लिखते ही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड दे दो, तो आप इंटू 100 कर दो, आपका पीवीआर रेशियो आ जाएगा। या अगर दो प्रोडक्ट हो तो यहाँ डी लिख दो, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय 100। तो कभी भी जब आप पीवीआर रेशियो निकालोगे, अगर एक प्रोडक्ट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर दो प्रोडक्ट हो गए तो ये वाला निकालना है, अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो ये वाला निकालना है, और वही क्वेश्चन अगर दो प्रोडक्ट वाला होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है।
बात खत्म। और यही मेन फैक्टर है इस पीवीआर रेशियो, तो हमने बोल दिया पीवीआर रेशियो। इसको जो एक और फॉर्मूला इकोनॉमिक्स जो जानते हुए है, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। तो कहीं अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो निकालो, तो उसका मतलब है पीवीआर रेशियो। ठीक है, तो अभी मैं इसमें मिटा के लिख देता हूँ, फॉर्मूला मिटा देता हूँ। इसको और किस नाम से जानते हैं, ये हो गए फॉर्मूले। पीवीआर रेशियो को ही बोला जाता है क्या क्या कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि भैया कंट्रीब्यूशन ही डिसाइड करता है कि भाई डिसीजन सही है या गलत, और यही प्रोडक्ट वाइज हमारा ये बताता है कितना इसने कंट्रीब्यूट किया। इसका एक और जो फॉर्मूला है और एक और नाम है, वो है वेरिएबल वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो। अब वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो क्यों बोला, भैया सेल्स में से वेरिएबल माइनस किया तभी तो कंट्रीब्यूशन आया, तो वेरिएबल भी तो पार्ट हो गया एक, इससे वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो भी कहा जाता है। क्यों, हम कहां से गुजर के जा रहे कंट्रीब्यूशन में, हम गुजर के जा रहे वेरिएबल कॉस्ट से, इसलिए वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो भी कहा जाता है। और इसको साथ में ये भी कहा जाता है, वेरिएबल का मतलब क्या बताया था अभी, मार्जिनल। तो मार्जिनल प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं। मेन नाम तो पीवीआर है, लेकिन इसका दूसरा जो नाम है कंट्रीब्यूशन, और इसके दो और नाम जो है वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो, नहीं तो मार्जिनल प्रॉफिट रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे समझ में। अब एक और चीज जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसके साथ में एक और फॉर्मूला लेना, पांचवा फॉर्मूला। तो अभी मैं बताया ना 1 2 3 4 ई फॉर्मूला ये। तो ई फॉर्मूले में क्या है कि भैया आपका टोटल सेल्स, ये क्या होगा 100%, 100 में से अगर 80 गया तो कितना बचेगा 20, परसेंटेज लिख दो। अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो, कंट्रीब्यूशन या पीवीआर रेशियो की बात की जाए तो, हाँ पीवीआर रेशियो प्लस, सॉरी एक सेकंड, ये शॉर्ट फॉर्मूला था यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, हाँ ठीक है एक सेकंड, हाँ कंट्रीब्यूशन, हाँ देखिए सेल्स है आपकी 100%, क्या है सेल्स की 100%, तो किस किस से बनेगी, एक तो कंट्रीब्यूशन रेशियो से, ये हो गया 80%, सॉरी 20%। तो बचा क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये तो वेरिएबल प्रॉफिट है, अब जो निकल के आया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये 80%। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा हो और सेल्स सेल्स तो 100 ही होगी, तो इन दोनों को माइनस करने का आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में, एक सेकंड किसका डाउट आया, अभी वो बताता हूँ। अगर देखिए अगर किसी क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखी है और सेल्स तो 100 होगी, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन रेशियो। और कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, आपका पीवीआर रेशियो भी होता है। ये क्या बोला, इफ पीवीआर रेशियो माइनस सेल्स, देख लेंगे इसको, पहले इसको समझा दो। ये आ गया आपका, ये आपका पहला फॉर्मूला खत्म हो गया इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, पीवीआर रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने पीवीआर रेशियो बता दिया। अब जो दूसरा फॉर्मूला आपको जो बनता है इनकम स्टेटमेंट से, क्या था कि पीवीआर रेशियो माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये याद रख लो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। और वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो आ जाए, क्या आ जाए वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो, तो उसका मतलब क्या हो गया पीवीआर, नहीं तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस
वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, सेल्स का 100%। अभी तो बताया वेरिएबल कॉस्ट कैसे आता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, और वेरिएबल प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, नहीं तो कंट्रीब्यूशन रेशियो। एक सेकंड, अरे यार, हाँ ठीक है, आ गया। अब किसी ने डाउट पूछा है कि पीवीआर तो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन द सेल्स इनटू 100, ठीक है। सेल्स माइनस, अच्छा सर इसने अलग लिखा है, इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं डाउट क्या है बच्चे का। बच्चे ने डाउट पूछा है कि पीवीआर क्या है, सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू बी, इनटू पता नहीं कैसे आ गया इनटू, ऐसे तो ये तो बन गया, क्या बन गया, ये बन गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट, नहीं फिर फॉर्मूला ही गलत है, नहीं नहीं दोनों नहीं होता, गलत है आपका डाउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, हमने एक इनकम स्टेटमेंट से एक फॉर्मूला निकाल दिया, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा, पीवीआर रेशियो। अब इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस करते हैं अपना फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता है प्रॉफिट। तो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया इनकम स्टेटमेंट से कैसे निकालना है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे हमें नो प्रॉफिट और नो लॉस हो, मतलब एक ऐसा पॉइंट बताइए हमें सेल्स करते वक्त कि हाँ अगर यूनिट को प्रोड्यूस कर दे तो ना ही हमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, मतलब हमें लॉस तो ना हो, कम से कम प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, कि लॉस भी होना चाहिए। क्यों, अगर लॉस हो जाता है तो अगले साल उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है। मार्जिनल ऑफ सेल्स या मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे हमें प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये जो पॉइंट बताता है वो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बताता है कि ऐसे इस पॉइंट के बाद से हमें क्या होने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा, हमें क्या होने लगेगा, हमें प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे, इनकम स्टेटमेंट से समझते हैं। तो हमें निकालना है एक ऐसा पॉइंट कि हमें हमें लॉस ना। देखिए दोस्तों, अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर ले, क्योंकि देखिए हमें पता है सेल्स होगी तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट होगी, सेल्स होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें वेरिएबल कॉस्ट होगी, और जब वेरिएबल कॉस्ट होगी तो कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन अगर इस फिक्स कॉस्ट को, जो कि हमारा खर्चा होना ही होता है, मतलब ये खर्चा तो है जो होगा ही होगा, अगर इस कॉस्ट को हम रिकवर कर ले, किस कॉस्ट को, अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर ले, तो क्या होगा, हमें अपना एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो यहां से हमने रिकवर कर लिया, लेकिन फिक्स कॉस्ट बच गया। अगर इसको रिकवर कर लेते हैं, किसको, अगर इसको रिकवर कर लेते हैं किसे, फिक्स कॉस्ट को, तो हमें हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे हम ना प्रॉफिट गेन कर, मतलब ना गेन करेंगे ना ही लॉस करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है तो पहले फिक्स कॉस्ट को लिख दो, और डिवाइडेड बाय, आपको क्या लिखना है, ये तो फिक्स अमाउंट में आ गया, ये लिख दो अमाउंट में। अगर हमें आंसर निकालना है रुपीज में, अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है कि इतने रुपए से हमें
प्रोडक्शन करनी होगी या आउटपुट बनाना होगा कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है तो रुपीज में निकालना है, तो डिवाइडेड बाय दे दीजिए आप पीवीआर प्लस फिक्स को डिवाइड बाय पीवीआर। और वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा कि हमें प्रॉफिट गेन करना है, तो यहां लिख दो प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय रुपीज में और डिवाइड बाय पीवीआर। अगर यूनिट्स में निकालना है कि हमें ब्रेक इवन का यूनिट्स बताइए, तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही रहेगा, ये भी रुपीज में ये भी रुपीज में। यहाँ पे पीवीआर था, यहाँ आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉस्ट, मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ती कंट्रीब्यूशन वो लिख देंगे। इसके नीचे लिख देंगे हम क्या, इसके नीचे लिख देंगे कंट्रीब्यूशन, सॉरी हाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बात खत्म। तो जब ब्रेक इवन पॉइंट के पास हो तो पीवीआर, सॉरी फिक्स कॉस्ट, और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात हो, मार्जिन सेल्स की, तो प्रॉफिट। क्यों, हमें तो यहाँ पे प्रॉफिट गेन करना है और यहाँ पे हमें अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है। डिवाइड द पीवीआर, पीवीआर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बस। और देख लेते हैं इसका मेन फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला अब इसके हम पूरा अगर वेरिफिकेशन पे जाए तो फॉर्मूला बहुत ही बड़ा बन जाएगा, फिर आपको उतना में समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि ब्रेक इवन का पॉइंट मतलब होता है कि हमें फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, और मार्जिन सेफ्टी मतलब ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे हमें प्रॉफिट होने लगे। तो अगर बीच में निकालना है क्या ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है यूनिट्स में, किसमें निकालना है यूनिट्स में, तो फिक्स को डिवाइड दे दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूले पे जाते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। अब जाते हैं थर्ड फॉर्मूला, इसी के साथ हमारा पोस्ट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो तीसरा जो फॉर्मूला है वो है डिजायर्ड प्रॉफिट का, कि हमें भैया इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना प्रॉफिट कमाना है। इसे मिटा देते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है मिटा देते हैं इसको। तीसरा फॉर्मूला, इसके साथ आपकी क्लास भी खत्म हो जाएगी। अब आप करते हैं तीसरा फॉर्मूला, जो कि मेरा लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर से, मतलब इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो ये है कि हमें डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है, डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब हमें इतना प्रॉफिट कमाना है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाना है, वे प्रॉफिट यहां लिख दो। प्रॉफिट कमाना है तो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट, नहीं नहीं सॉरी, सेल्स करना ना, डिजायर प्रॉफिट कह रहा हूँ, डिजायर सेल्स, फॉर्मूला है डिजायर सेल्स, तभी को आंसर। हाँ, हमें डिजायर सेल्स करनी है, मतलब हमें इतनी सेल्स की हमारी इच्छा है, तो हमें उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसका फॉर्मूला ये है सेल्स। अब सेल्स करना है तो क्या करना होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, अगर डिजायर सेल्स रुपीज में निकालना है, ये फॉर्मूला तो आपका फिक्स है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी बताया ना, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमें प्रॉफिट होने लगेगा, और ब्रेक इवन सेल्स ऐसा पॉइंट जहां पे हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा, हम स्थिर रहेंगे। तो उन दोनों में ऊपर क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर रुपीज में निकालना डिजायर सेल्स तो डिवाइड दे दीजिए पीवीआर से, और अगर निकालना है यूनिट्स में तो डिवाइड देती थी किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। बात खत्म। क्यों, अगर हमने अपने फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जहां पे हमें प्रॉफिट होने लगेगा, इन दोनों के टोटल को कर दिया और उसे पीवीआर से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से दे दिया, तो हमें हमारी डिजायर सेल्स मिल जाएगी। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट प्लस
मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, और सेल्स का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स। ये आपका फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट का, एक सेकेंड, का पार्ट खत्म हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर। अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है और कुछ और कॉन्सेप्ट है क्या आपके इनकम स्टेटमेंट के, वो क्वेश्चन करते जाएंगे और हमारे को कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट या 3 बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, उसे आपको पढ़ लेना है। साथ में जैसे ही वो आपके 3 बेसिक फॉर्मूले खत्म, तो जो छोटे मोटे आपके फॉर्मूले बचे, जैसे वेरिएबल कॉस्ट का भी एक फॉर्मूला बताना है और आपको प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला बताना है, वो क्वेश्चन के साथ हम खत्म कर लेंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी, सॉरी, आज क्लास आपकी खत्म हो जाती है। और इसके बाद कोई भी क्लास नहीं होगी आज, ठीक है? तो ये होगी आपकी क्लास खत्म।